गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। जैसा आप सब जानते हो कि यहाँ पर हम जियोग्राफी एंड पॉलिटी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी पीएससी प्री के लिए इसको स्टार्ट कर चुके हैं। पॉलिटी में मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, प्रीलिम्स का, जो आप सिलेबस अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यूनिट नंबर 5 है, इसमें संविधान सभा लिखी हुई है। उसके बाद आगे के ये जो टॉपिक हैं ये मैंने छोड़ दिए हैं तीनों। संविधान सभा कंप्लीट करा चुका हूँ, इसलिए छोड़ दिए हैं कि सिस्टमेटिक वे में क्रम से चलते रहें। कुछ एक कहना चाहिए कि रेगुलेशन सा बना रहता है, जंप करेंगे तो थोड़ा समझने में मुश्किल होती है। मैं तो इसको पढ़ाना चाहता था कि संविधान के पूरे पार्ट जो है ना वो व्यवस्थित रूप से पढ़ा दिए जाएं। भाग 1 भी पढ़ा देता, भाग दूसरा भी करा देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट एनीवे, उस पे 1 और 2 पे तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने पार्ट तीसरे पे आ गया हूँ, नागरिकों के मौलिक अधिकार। फिर हम ड्यूटीज की बात करेंगे और डीपीएसपी पे, देन उसके बाद फिर आगे इन टॉपिक पर लौट के आ जाएंगे। तो क्लास नोट्स से मैं ये क्लास ले रहा हूँ। संविधान का मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में आते हैं। आर्टिकल इसमें आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 12 to 35। इतने अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स क्या रहते हैं, इन शॉर्ट ये समझ लो कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपना जीवन गरिमापूर्ण ढंग से जी सके, यानी एक डिग्निटीफुल लाइफ हो, एक रेस्पेक्टफुल लाइफ हो, और सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हो जाता है कि आपके पास कुछ अधिकार हो। तो बस उन्हीं अधिकारों को यहाँ पर गारंटी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, संविधान के द्वारा, कि कोई आपके इन अधिकारों को छीन नहीं सकता, आपके इन अधिकारों में कमी नहीं कर सकता, आपके इन अधिकारों में किसी प्रकार का चेंज बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के नहीं कर सकता। तो वो है व्यक्ति को गरिमापूर्ण बनाने के लिए। विश्व में किसी भी देश में अगर फंडामेंटल राइट की बात की जाती है, मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, तो वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए। हमारे देश में भी इसका स्रोत जो है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है। कल के लेक्चर में ये सब बताया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने मौलिक अधिकारों को अगर मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके मौलिक अधिकारों को लिख दो। जो हमें 7 अधिकार मिले थे, वर्तमान में 6 हैं, तो उनके नाम लिख दो। दूसरा, ऐसे भी मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, अन्य लोगों को नहीं मिलते। अन्य लोगों से आशय है कि भारत में अगर कोई विदेशी है, टूरिस्ट हो, चाहे वो जॉब करता हो, तो उसको वो अधिकार नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं कि जो भारत भूमि पर कोई भी हो, भारत का नागरिक हो या भारत में घूमने के लिए कोई आया हो या भारत में वह जॉब करता है, उसको भी कुछ अधिकार मिले हैं। ठीक है, जैसे इसमें आर्टिकल भी दिए। इसके साथ साथ हम मौलिक अधिकारों को ऐसे भी बांट सकते हैं कि कुछ अधिकारों की प्रकृति नेगेटिव मानी जाती है, नकारात्मक मानी जाती है, नकारात्मक, और किसी की सकारात्मक मानी जाती है। नकारात्मक का मतलब ये है कि ये व्यक्ति के ऊपर कुछ प्रतिबंध नहीं लगाते, लेकिन राज्य के ऊपर लगाते हैं। और राज्य से मतलब क्या होता है? तो यहाँ आर्टिकल 12 में हम राज्य की परिभाषा पढ़ेंगे। कहने का मतलब है सरकार के ऊपर, संसद के ऊपर, इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस कार्यों से नागरिक हितों का या नागरिकों को मिलने वाली अधिकारों का हनन होता है। और पॉजिटिव से मतलब है ऐसे अधिकार हैं जिनसे नागरिकों को सुविधाएं मिलती हैं, वो कुछ और अच्छा कर सकते हैं। तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस लेक्चर को पढ़ते हैं तो 1.5 से 2 घंटे में ये कवर हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा लेक्चर। और आपको याद करने में इतना समय लगेगा तो 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे। एक दिन में तो सब याद नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यूस आप करते जाओगे। आज कुछ कर लो, कल दोहरा लो, परसों, तो धीरे धीरे आपको ये याद हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 12 पर आ जाते हैं। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मौलिक अधिकार है, एक प्रकार से आपको सशक्त बनाते हैं। तो आपके ये मौलिक अधिकार कोई छीन ले, किसके द्वारा छीने जाएंगे? सामान्यतः राज्य के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा, सरकारों के द्वारा। तो राज्य क्या है वहाँ ये डिफाइन करना जरूरी है। संविधान के अनुसार राज्य की यहाँ परिभाषा दी गई है कि भारत सरकार वो भी राज्य है।
पार्लियामेंट हमारी वो भी राज्य है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो भी राज्य है, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य के विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद ये भी राज्य होते हैं, या इनकी शक्तियों का प्रयोग करने वाली कोई भी संस्था, व्यक्ति, कर्मचारी क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। तो बड़ा स्पष्ट रूप से राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 में दे दी गई है। अब आर्टिकल नंबर 13 जो है, वैसे ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, एक्सप्लेन करने बैठो तो इसमें बहुत किंतु परंतु आते हैं, मगर हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनको लेकर के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें ये लिखा है आर्टिकल 13 एक तरीके से आपको संरक्षण दे रहा है मौलिक अधिकारों के रूप में कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाता, या ऐसे समझ लो कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाता है जिससे क्या हो कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में कमी कर दी जाए। पहले मुझे 10 मौलिक अधिकार मिल रहे थे, सपोज दैट, अब 5 मिल रहे हैं, 5 मौलिक अधिकार मेरे छीन लिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये होता है कि मौलिक अधिकारों में कमी करता है या मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देता है। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार मिला हुआ है कि अगर कोई मौलिक अधिकारों में कमी करता है तो जिस सीमा तक कमी की गई है उस सीमा तक वो कानून कैंसिल, और यदि मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देता है तो ऐसे किसी कानून को समाप्त कर देगा जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करता है। सपोज दैट, मैं एक उदाहरण देता हूं कि हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अब कोई कानून ऐसा बना दिया जाए जिससे व्यक्ति के बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग जाए, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? जीरो कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि आप किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर रहे हो। ठीक है ना? तो जिस सीमा तक वायलेट करता है उस सीमा तक उसको कैंसिल कर देंगे। अगर पूरे मौलिक अधिकारों को समाप्त करता है तो पूरे के पूरे उस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 13 जुडिशियल रिव्यू को भी एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। मूल रूप से हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार हमको दिए गए थे, मगर एक मौलिक अधिकार जो पूरी तरीके से हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईयर 1978 में हुआ था। इस समय जनता सरकार थी, तो उसके द्वारा ये पूरा का पूरा एक फंडामेंटल राइट समाप्त कर दिया गया। यानी फंडामेंटल राइट वाले इस चैप्टर से इसे हटा करके संविधान में आर्टिकल नंबर 300A में जोड़ दिया गया। अब एक मौलिक अधिकार समाप्त हो गया, 7 मिले हुए थे, तो वर्तमान में फंडामेंटल राइट की संख्या घट करके 6 रह जाती है। वो कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं और उन अधिकारों के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ये भी रट लेना चाहिए, प्रीलिम्स में आ सकता है। जैसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, यानी समता का अधिकार। समता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 2 आर्टिकल 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 2 आर्टिकल 29 एंड 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। वैसे मैंने पिछली बार भी कई क्लासों में ये फंडामेंटल राइट तो कई बार कराए हुए हैं। अगर पहले भी आप देख चुके हो तो बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं मिलता है, अगर आपको आता है देन ओके। तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से स्टार्ट करेंगे, 18 तक समाप्त हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव यानी एक MCQ तो यही बन जाता है कि बताओ समता के अधिकार के अंतर्गत कुल कितने आर्टिकल हैं या कौन से आर्टिकलों के अंतर्गत वह दिया गया है। अब इसमें लिखा है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। पढ़ने में एक जैसा लगता है, नहीं, इसमें 2 भाग हैं, एक है समता और एक है समान संरक्षण। यानी एक तरफ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक इक्वल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। विधि का मतलब है कानून, लॉ। पहला जो पार्ट है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस देश में जो भी है, कानून उसके साथ समानता का व्यवहार करेगा। यानी चाहे वो व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो,
शारीरिक रूप से स्वस्थ हो या दिव्यांग हो, स्त्री हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। अब कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, सुनने में ये हमें बड़ा अच्छा लगता है, अरे कानून तो हमारे देश में सबके साथ एक जैसा है, कानून भेदभाव करता है, ये तो विसंगति है ना। लेकिन जब हम इसको डेप्थ वाइज समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पर ज्ञान होता है कि नहीं भाई, ये कहीं गड़बड़ कर रहा है। अब कैसे गड़बड़ कर रहा है देखना। मान लो आपने किसी की हत्या कर दी, कत्ल कर दिया, आपने हत्या कर दी तो आपको फांसी होगी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, या उम्र कैद होगी। लेकिन आपकी उस सिचुएशन पर अगर विचार नहीं किया कि आप पर आरोप लगा कि आपने कत्ल कर दिया, हत्या कर दी, वो कत्ल क्यों किया गया? कत्ल इसलिए किया गया कि एक व्यक्ति ने आपको गन पॉइंट पर ले रखा है और वो ये बोल रहा है कि तुम उसको सारे पैसे दे दो या किसी दूसरे के ऊपर बम फोड़ दो, उसने तुम्हें गन पॉइंट पर ले रखा है। सिचुएशन ये है कि तुम उसे नहीं मारते हो तो वो तुम्हें मार देगा, ईदर यू और हिम और हिज। या तो आप बचोगे या वो बचेगा, आपको दो में से यहां पर एक का चुनाव करना है। या तो मैं जिंदा रहूंगा या फिर वो जिंदा रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है ना, मैं अपने आप को बचाऊंगा ना। तो आत्मरक्षा में यदि उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो ये कत्ल नहीं है, यहाँ पर फिर फांसी और उम्र कैद की सजा नहीं बनेगी ना, सिचुएशन अलग है। दूसरी तरफ कत्ल करने पर हत्या या फांसी या उम्र कैद होती है, लेकिन एनकाउंटर कर दिया किसी क्रिमिनल का, अपराधी आतंकवादी को मार दिया, या जब युद्ध होता है तो दुश्मन देश के जो सैनिक हैं उनको मार दिया जाता है, उसके बदले में तो हमें गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, बहादुरी पुरस्कार मिलता है, देश सम्मान करता है। तो ये कृत्य अलग हुआ ना। तो कानून यहाँ एक जैसा व्यवहार करता है अगर सबके साथ, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। इसलिए पहला वाला जो पॉइंट है ये नेगेटिव कंसेप्ट है, नकारात्मक अवधारणा है। यानी इसमें कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा, वो ये विचार नहीं करेगा कि आपकी परिस्थिति क्या थी, अपराध करने वाला कौन है, किस परिस्थिति में किया है, दुर्घटना हुई थी, नाबालिग है, नहीं ना। तो विधि के समक्ष समता, ठीक है। और दूसरी बात जो आती है विधियों का समान संरक्षण, वहां परिस्थिति पर भी विचार किया जाएगा, वहां पर देखा जाएगा कि भाई एक जैसा कानून हम सब पर लागू नहीं कर सकते, इसलिए कानून अलग हैं। हमारे देश में ही जो वयस्क हैं उनके लिए अलग प्रकार के कानून है, जो नाबालिग हैं उनके लिए अलग प्रकार के कानून है, दुर्घटनावश किसी की हत्या हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उसके लिए अलग प्रकार की व्यवस्था की गई है, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। यानी यहाँ व्यक्ति की स्थिति को देखकर, परिस्थिति को समझ करके कानून समानता का व्यवहार करेगा, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट नकारात्मक है, दूसरे वाले कंसेप्ट को कैसा लिया गया है? पॉजिटिव लिया गया है। दूसरे वाले को भी समझ सकते हो कि जैसे इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स में अलग अलग स्लैब हैं, या जीएसटी उसमें अलग अलग स्लैब है ना। तो एक तरफ 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, 2.5 लाख से ऊपर कमाओ तो 5%, अलग अलग स्लैब है ना। तो आर्टिकल 14 हमें ये बताता है। एक कंसेप्ट जो है ब्रिटेन से लिया गया है, डाइसी से, और एक अमेरिका से लिया गया है। मैं ये समझता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको यहाँ बड़े अच्छे से समता का अधिकार क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ है, मैं यही हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आर्टिकल नंबर है 15वां। इसमें 5 आधारों पर राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव करने को रोका गया है। धर्म, पहला आधार है धर्म, दूसरा है जाति, तीसरा है जेंडर, चौथा है नस्ल और 5वां है जन्म स्थान। रिलीजन, कोई भी किसी धर्म का है, उसकी जाति क्या है, उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, रेस, नस्ल क्या है, और जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 या इन 5 में से किसी भी आधार पर राज्य के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य का मतलब आर्टिकल नंबर 12। जैसे समझना कि मान लो सड़क है, कोई रोड है, सरकार ने बनाई है, तो वो रोड
सबके लिए है, उसकी जाति क्या है, जेंडर क्या है, किस धर्म का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी भी चीजें हैं जो सरकार ने नहीं बनाई है, प्राइवेट लोगों के द्वारा क्रिएट की गई हैं, डेवलप की गई हैं, जैसे कोई होटल हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई मनोरंजन स्थल हो गया, एम्यूजमेंट पार्क हो गया। तो वहां पर भी किसी व्यक्ति को इन 5 आधारों पर प्रवेश से नहीं रोक सकते। ये नहीं बोल सकते कि भैया ये धर्म, आप इस धर्म के हो, हम नहीं जाने देंगे। और मैं यहाँ एक क्लियरिटी कर देता हूँ, अभी नवरात्रा चल रहे हैं और नवरात्रा में गरबा का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। अब ये गरबा आयोजन को लेकर के कुछ मानसिक रूप से विकृत लोग जो हैं वो इस पे आरोप लगा देते हैं कि यहाँ पर मुस्लिमों को प्रवेश से रोक दिया जाता है। मैं उनको मानसिक रूप से विकृत क्यों कह रहा हूँ कि मानसिक रूप से विकृत है कि आपकी समझ ही नहीं है। आप गरबा को कोई मतलब डांस कंपटीशन समझ रहे हो क्या? गरबा देवी शक्ति की वंदना के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान है, ये हमारे धर्म का अंग है। और जो उस धर्म में आस्था नहीं रखता, धर्म का पालन नहीं करता है, तो उसको प्रवेश करने की छूट कैसे देंगे? आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आप अपने धर्म के अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए जो एक्टिविटीज हैं वो कर सकते हो। आपकी उस धर्म में आस्था नहीं है और आप बोल रहे हो कि नहीं इनको एंट्री दे दो, क्यों दे दो? थप्पड़ मार के बाहर ना कर दो। तो ये क्या है? अज्ञानता की बात है। तो ये पब्लिक, यहां पर रोक लगाई जा सकती है निश्चित रूप से। वैसे ही मैंने होटल और रेस्टोरेंट की बात की, तो समझना होटल और रेस्टोरेंट, अब कहीं पर लेकर सर्व की जाती मदिरा जिसे कहते हैं ना, शराब। अब शराब के लिए भारत में कानून बना है कि 21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को शराब नहीं परोसी जाएगी, ना उसको सेल की जाएगी। अब कोई व्यक्ति पहुंचता है और शराब खरीदता है, लेना चाहता है, मना कर सकते हैं इस बेस पर। और ये खतरनाक स्थिति है। अभी हमने कई सारे एक्सीडेंट देखे जहां पर शराब पी करके गाड़ी चला करके निर्दोष लोगों को कुचल दिया गया। ठीक, तो राज्य इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें अगर आप नोट करोगे, प्लेस ऑफ बर्थ तो लिखा है, डोमिसाइल नहीं लिखा है, निवास के आधार पर भेदभाव को अलाउ किया जा रहा है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में यह भी लिखा हुआ है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दिव्यांग हैं या शोषित हैं, तो उनके लिए अगर कोई विशेष प्रावधान किए जाते हैं तो वो प्रावधान ये नहीं कहा जाएगा कि इस आर्टिकल के वायलेशन है या उस आर्टिकल का उल्लंघन करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 15 क्लियर पिक्चर आपको दे देता है। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि इन्हीं 5 आधारों पर जो हमने ऊपर चर्चा की थी, धर्म, जाति, जेंडर, नस्ल और जन्म स्थान, ये 5 या इनमें से किसी भी एक आधार पर लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरियां। तो लोक नियोजन में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकती है। बट फिर इसमें किंतु जुड़ा है, लेकिन सरकार पिछड़ों के लिए आरक्षण कर सकती है। मैं यहाँ और क्लियर कर दूं कि ये जो आरक्षण है धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता किसी भी तरीके से। जैसे कुछ सरकारें, राज्य सरकारें धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही हैं, वो सारे केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, सुनवाई उनकी होनी है। यहाँ पर ये आरक्षण जो दिया जा रहा है, ये किस आधार पर दिया जा रहा है? नौकरियों में भी सांस्कृतिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा रहा है। इस पर डिटेल में चर्चा फिर कभी। आप सोचते होंगे कि सर ये डिटेल वाली चर्चा फिर कभी करके टाल देते हो, डिटेल वाली चर्चा होती नहीं। वो इसलिए टाल देते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर वो लेक्चर ना अनावश्यक लेंदी खिंच जाएगा और उससे हमारे एग्जाम में आएगा कुछ भी नहीं। हाँ, आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके छोड़ दो, मैं जरूर उस पर डिटेल वाली चर्चा जल्दी कर लूंगा। तो आर्टिकल नंबर 16 इन 5 आधारों पर सरकारी नौकरी में भेदभाव को समाप्त करता है। आर्टिकल 17 जो है, इसमें लिखा है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। छुआछूत या अनटचेबिलिटी जिसे कहते हैं, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये अनटचेबिलिटी क्या होती थी? भारतीय समाज में कुछ भ्रांतियां रही, समय समय पर हर समाज में कुछ न कुछ भ्रांतियां आती रहती हैं। और हमारा समाज जो है, खासकर विशेषकर भारत का, ये प्रगतिवादी है। उन भ्रांतियों को, उन कमियों को स्वयं दूर करता है। उन कमियों को दूर करने के लिए नायक भी हमारे समाज से ही जन्म ले लेते हैं, है ना? तो देखो भ्रांतियां क्या रही, विसंगतियां क्या रही। विसंगतियां ये थी कि लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, कि
ये इस जाति का है तो हम इसके हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे। हालांकि प्रचारित ये किया जाता है, कारण इसके पीछे जब ये शुरुआत की गई थी ना, क्योंकि मैं तो सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट भी रहा तो मैंने काफ़ी डिटेल में उसको पढ़ा है। इसकी शुरुआत के पीछे साइंस था। होता क्या था कि जैसे कोई मरा हुआ जानवर है, मरे हुए जानवर को गांव से बाहर फेंक दिया जाता था। अब आप सब जानते हो मरा हुआ जानवर है, बीमारियां होंगी, कीटाणु होंगे, रोग होंगे। तो कुछ लोग जो थे उस मरे हुए जानवर की खाल निकालते थे, चमड़ा निकालते थे। अब तब इतने अच्छे संसाधन नहीं थे, ग्लोव्स नहीं थे या ऐसे उपकरण नहीं थे कि जिनसे उस जानवर को संपर्क में ना लाया जाए, हाथों से ही काम करते थे, तो बीमारियां होने का खतरा था। इस कारण से ऐसा कार्य करने वाले लोगों को गांव से बाहर रहने के लिए कहा जाता था। आप पुराने समय की बात कई हजार साल पहले और आज के समय में जब कोरोना फैला था, कोविड, तब भी तो ये किया गया था कि संक्रमित हो सकता है व्यक्ति एक पर्सन को, तो इसलिए उसे क्वारंटाइन किया गया था। तो वहां से किया गया, लेकिन धीरे धीरे विसंगतियां ये आई कि जो ये काम नहीं भी करते थे उनके ऊपर भी उसी प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। आज के समय में इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आप पब्लिक प्लेस पर हो या ट्रैवल करते हो या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, आपके पास में या आपकी क्लास में कोई बैठता है तो आप उसकी जाति देखकर, उसका धर्म देखकर खाना खाते हो, छोड़ते हो, ऐसा तो नहीं करते। अब यहाँ खाने को लेकर जो करंट अफेयर में चला, आपको याद होगा श्रावण मास जब था तो कांवड़ यात्रा जगह जगह चलती है, खासकर उत्तर भारत में, यूपी में, मध्य प्रदेश में इसका प्रचलन है। तो यूपी सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि जो रेस्टोरेंट हैं या फलों के विक्रेता हैं वो अपना नाम लिखें। तो इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों ने अनावश्यक अनर्गल हंगामा मचाना शुरू कर दिया कि ऐसा नाम लिखने से ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। मैं कांवड़ यात्रा भी कोई प्रदर्शनी थोड़ी है। कांवड़ यात्रा, कांवड़ यानी व्यक्ति संकल्प करता है, ये हठ योग है सनातन धर्म का, संकल्प करता है कि मैं पवित्र जल ला करके इस मंदिर पर उसको अर्पित करूंगा और तब तक मैं या तो फास्टिंग करूंगा, व्रत रखूंगा। अब ये उसके धर्म का अंग है और ऐसे लोग जो उसके धर्म के खिलाफ है या विधर्मी है, उस धर्म को नहीं मानते हैं, वो गलत नाम लिख करके, झूठा नाम लिख करके उन सामग्रियों को बेचते हैं, व्यक्ति को मजबूर कर, अनावश्यक वो उन चीज़ों का सेवन कर लेता है। तो उसका तो एक तरीके से धर्म को पलीता लगाने वाली बात है ना। हमारे देश में सही बात भी नहीं बोली जाती, सही बात बोलने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। हालांकि FSSAI यानी फूड सिक्योरिटी उसका कानून है कि जहां पर खाना पकाया जाता है उनको पूरा का पूरा नाम लिखना पड़ेगा। ऐसे वीडियोज हमने देखे, ऐसे फोटोग्राफ देखे जहां पर थूक लगा करके फलों को बेचा जा रहा है, रोटियां तंदूर में पकाने से पहले थूक लगाया जा रहा है, इवन मूत्र भी जूस में मिला करके पिलाया जा रहा है। तो हर व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए। तो राजनीतिक एनीवे आगे बढ़ो। तो 17 में ये छुआछूत का अंत कर दिया गया है। 18 में लिखा है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। उपाधियां अंग्रेजों के जमाने में जो दी जाती थी उन उपाधियों से भेदभाव हो जाता था। किसी को महाराजा बोल रहे हैं, किसी को सम्राट बोल रहे हैं, किसी को अधिराज बोल रहे हैं, किसी को अर्ल बोल रहे हैं, किसी को सर बोल रहे हैं। तो वो जो उपाधियां थी उनका अंत कर दिया गया। लेकिन फिर हमारे संविधान वकीलों का स्वर्ग है, हर आर्टिकल में सीधी बात को काट दिया गया है। किंतु सेना, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में दी जाने वाली उपाधियां बिल्कुल रहेंगी। तो आज आप देखोगे कि पद्म पुरस्कार हो गए, भारत रत्न हो गया, ये मिलते हैं। और आर्मी में जो गैलेंट्री अवार्ड है, बहादुरी संबंधित पुरस्कार हैं, चाहे परमवीर चक्र हो, शौर्य चक्र हो, महावीर चक्र हो, वो भी दिए जाते हैं। उपाधि से संबंधित एक और प्रावधान ये भी है कि किसी भी व्यक्ति को अगर दूसरे देश से कोई उपाधि दी जाती है तो वह उसे ग्रहण नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अनटिल और अनलेस प्रेसिडेंट से इसके लिए उसे परमिशन ना मिली हो। अनुमति मिलती है तो वो कर सकता है। ठीक है,
तो हमने समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक को विस्तार से समझ लिया। अब आते हैं दूसरे मौलिक अधिकार पर। नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। 19 से शुरू करेंगे, 22 तक चलेंगे। मैं तो ये कहता हूं अगर आप पीएससी या यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको आपके मौलिक अधिकार पता होना चाहिए। आपको एटलीस्ट संविधान की मोटा मोटा जानकारी होना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग आएंगे लाल किताब लहराएंगे, अंदर क्या लिखा है ये उनको नहीं पता है, प्रियम्बल के शब्दों का अर्थ नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते कि आर्टिकल 14 में जो लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मीनिंग क्या है। देश में राजनीति करना बहुत सरल है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बनना बहुत कठिन है, क्योंकि यहां पर मेरिट काउंट होती है। आर्टिकल नंबर 19 जो है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं भारतीय नागरिकों को। ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं लोकाचार और सदाचार को ध्यान में रखते हुए सीमित की जा सकती हैं, यानी इनको रोका जा सकता है। पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच जिसे हम कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका बड़ा दुरुपयोग करते हैं लेफ्टिस्ट और राजनेता, यानी कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को फैला सकता है, लिख सकता है, स्पीच बोल सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन अपने विचारों से मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ विचारों से मतलब है कि देश हित में, जिससे समाज को नुकसान ना हो, राष्ट्र को नुकसान ना हो, ऐसी बात फैला सकता है। आप देश को तोड़ने वाली बात करोगे, आप आतंकवादियों के समर्थन में मीटिंग करोगे, उनके समर्थन में नारे लगाओगे, तो ऐसे लोगों के लिए ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके खिलाफ केस चलाया जा सकता है ना। शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सभा करने की, कोई भी सम्मेलन करने की, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे तथाकथित किसान आंदोलन हो। देखो, 2 आंदोलन बताए, एक किसान आंदोलन बताया, एक तथाकथित बताया। किसान आंदोलन वास्तव में जो किसान जिसमें भाग लेते हैं, वास्तव में किसान जो पीड़ित होते हैं, जो वास्तव में अपनी समस्याओं को सामने। तथाकथित तो समझ जाओ मैं क्या बोलूं, बिना हथियारों के कोई भी सभा कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो। आप राजनीतिकों का सम्मेलन कर सकते हो, बुद्धिजीवियों का कर सकते हो, छात्रों का कर सकते हो, दुकानदारों का कर सकते हो, महिलाओं का, दिव्यांग का, वृद्धों का, कोई भी सम्मेलन कर सकते हो। लेकिन हथियार लेकर आ जाओ, आतंकवादी बन के आ जाओ, वहाँ टेररिस्ट, ये नक्सली बन के आ जाओ, तो इनका सभा और सम्मेलन ये अलाउ नहीं करता। कोई भी संघ बनाने की, कोई भी समूह बनाने की, कोई भी संस्था बनाने की स्वतंत्रता हमें हमारा संविधान प्रदान करता है, लोकाचार और सदाचार की सीमाओं में। ये रिस्ट्रिक्शन सभी पर लागू होते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध भ्रमण की, बिना रोक टोक के आप कहीं भी जा सकते हो जहां तक भारत का फैलाव, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। अब कहीं पर कर्फ्यू लगाया, आप बोलोगे कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत मुझे स्वतंत्रता है, मैं तो निकलूंगा, और आप मुझे निकलने नहीं दे रहे हो। तो कर्फ्यू लगा है मतलब स्थितियां सामान्य नहीं है, सामान्य स्थिति में जा सकते हो। भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। रिसाइड, किसी भी राज्य में रहो, कहीं पर भी घर बनाओ, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। अपनी पसंद का व्यवसाय, व्यक्ति अपना जीवन कैसे गुजारे ये उसकी इच्छा है। वो व्यवसाय करे, वो रोजगार करे, नौकरी करे, प्राइवेट करे, सरकारी करे, जैसे चाहे वैसे कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अब आतंकवादी बन के फिरौती वसूलो, ये नहीं। तो ये सारी स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। लोकाचार और सदाचार की सीमाओं पे इनके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। युक्ति युक्त का मतलब है तार्किक, लॉजिकल, कानूनी सीमा के अंतर्गत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 20। महत्वपूर्ण है भाई आर्टिकल नंबर 20। 3 बातें हैं इसमें, तीनों समझा दूंगा मैं आपको। इसमें अपराध के दोष संबंध के संबंध में 3 महत्वपूर्ण बातें। पहले ये कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते जो उस समय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यानी इसका अर्थ ये हुआ
कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ बैक डेट से लागू नहीं होगा। आज है दिनांक 8 अक्टूबर 2024। अब आज के समय मान लेते हैं कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हो, हेलमेट नहीं लगाते हो, सीट बेल्ट नहीं लगाते हो, तो चालान हो जाएगा। मतलब 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी है वो उतने का कानून बना हुआ है। लेकिन सरकार ने देखा कि चूंकि इसमें पेनल्टी कम है, सिर्फ पेनल्टी है, तो लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो सरकार ने क्या कर दिया, कानून बना दिया कि जो हेलमेट नहीं लगाएगा, सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, उसको 15 दिन की जेल होगी। सीधे सीधे कोई उससे पेनल्टी नहीं लेंगे, 15 दिन उसको हवालात में डाल देंगे, जो भी व्यक्ति चलते समय हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करता है। अब ये कानून ना 10 अक्टूबर को बन गया। अब 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को या 8 या 9 अक्टूबर के पहले जो लोग हेलमेट नहीं पहनते थे, सीट बेल्ट नहीं लगाते थे, उनके वीडियोग्राफ होते हैं, क्या उनको भी जेल भेजा जाएगा? नहीं। क्यों नहीं भेजा जाएगा? क्योंकि ये कानून कब से इफेक्टिव है? 10 अक्टूबर से। तो 10 अक्टूबर के पहले बैक डेट में ऐसा करना जेल जाने लायक अपराध नहीं था, इसलिए जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद से जेल भेजा जाएगा। तो कोई भी कानून बैक डेट से लागू नहीं हो सकता। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरा इसी में आर्टिकल 20 में पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं कर सकते। अगर किसी ने एक क्राइम किया है तो उसे एक बार ही सजा दी जाएगी। इसका अर्थ भी यही होता है कि मान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने चोरी की, ठीक है, पकड़ा गया। अब चोरी की, पकड़ा गया, तो उसको, जो उसने चोरी की है, उसके खिलाफ केस बनेगा और एप्रोप्रिएट कोर्ट के द्वारा, यानी जहां तक जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा, वहां उसके द्वारा सजा दी जाएगी। अब एक बार उसको सजा हो गई, दूसरे किसी कोर्ट में प्रकरण बना के भेज दो तो उसको उसी कार्य के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि अपराध उसने सिर्फ एक बार किया है तो एक ही बार सजा दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है, ऐसे समझ लो कि उसने हत्या कर दी, यूपी का व्यक्ति था, हत्या कर दी, एमपी में अरेस्ट किया गया, एमपी में केस चला, उसे फांसी की सजा दे दी। इधर यूपी की पुलिस भी लग गई कि नहीं, उसने हत्या की, अब हम भी सजा देंगे। क्राइम एक ही है ना, तो एक बार ही सजा दी जाएगी, एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। इसको एक बड़े एक फिल्मी एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एक मूवी का उदाहरण मैं देता रहता हूँ, अंधा कानून करके एक फिल्म है, आप लोग देख लेना अगर इंटरेस्टेड रहो तो। उसमें स्टोरी क्या है कि उसमें एक हीरो है और एक विलेन है, गुंडा। तो इसने क्या किया, इसकी हत्या कर दी, हीरो ने विलेन को निपटा दिया। अब इसको सजा हुई, इसे उम्र कैद की सजा दी गई, क्योंकि इसने एक अपराध किया है, एक व्यक्ति की हत्या कर दी। उम्र कैद की सजा काटने के बाद जब हीरो जेल से बाहर आता है तो वो देखता है कि जिस गुंडे की हत्या के आरोप में उसने उम्र कैद काटी वो तो जीवित है, यानी उसने एक्टिंग की या झूठा फंसा दिया। तो वो जो हीरो है इसके पीछे दौड़ता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है और वो अदालत में पहुंच जाता है, न्यायालय में पहुंच जाता है और हीरो उसके पीछे न्यायालय में जाता है, जज के सामने उसको मार देता है। अब जो न्यायाधीश महोदय हैं क्या सजा देंगे? उनके सामने हत्या हो गई है, न्यायाधीश महोदय क्या सजा देंगे? अब यदि न्यायाधीश महोदय उसे सजा देते हैं कि उसने मेरे सामने एक व्यक्ति की हत्या की है, तो वो जो उम्र कैद काट के आया था वो किसकी हत्या की थी उसने? क्योंकि जिस व्यक्ति की हत्या की थी वो व्यक्ति तो जीवित है।
तो उसे दोबारा सजा नहीं दी जाती। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, है ना, ऐसा रेयर टू रेयरेस्ट केसेस में होता है। बेशक किसी व्यक्ति ने सजा काट ली हो और बाद में वो मिल जाए तो उसको मारने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा है आर्टिकल नंबर 20 का पॉइंट कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये क्या कहता है भाई, गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और वो भी अपने विरुद्ध। किसी ने क्राइम किया है तो ये ड्यूटी है जुडिशियरी की, पुलिस की, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, कि वो सिद्ध करे कि हाँ उसने ये क्राइम किया है। आप उससे नहीं कह सकते हो, उसको मजबूर नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, मजबूर नहीं कर सकते। अपने विरुद्ध ही उसको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अब पुलिस क्या करती है, मारती है, पीटती है, जैसा कि हम फिल्मों में देख चुके हैं, सीरियल में देख चुके हैं, वेब सीरीज में देख चुके हैं। तो वहां पर आपने ये भी नोट किया होगा कि जिस व्यक्ति के साथ मारपीट करती है वो अपना क्राइम एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन अदालत में जज के सामने पलट जाता है कि नहीं, पुलिस ने मुझे मारा पीटा। क्योंकि ये लॉ है कि पुलिस के सामने दी गई गवाही एडमिसिबल नहीं होती है, वो एविडेंस नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपने मारा होगा, डराया होगा, तो मार से बचने के लिए तो अच्छे अच्छे भूत भी स्वीकार कर लेते हैं। तो पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये जानकारी नहीं है क्या? कानून नहीं पढ़ा इन्होंने कि भाई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए? जानकारी है। मारपीट के साथ साथ जब वो एक्सेप्ट करता है तो संबंधित फैक्ट भी तो जुटाते हैं कि अच्छा बताओ कौन सा हथियार यूज में लाए थे, क्या कपड़े पहने थे, वो कहाँ फेंका, हथियार कहाँ है, कपड़े क्या है, और कौन कौन था। तो वो एविडेंस कलेक्शन में ये हेल्प करता है। तो आर्टिकल नंबर 20 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 21। ये जापान के से लिया गई अवधारणा है। पिछले लेक्चर में बताया था ना, विभिन्न देशों से अलग अलग कंसेप्ट लिए गए हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये जापान के संविधान से लिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये क्या है भैया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब सिंपल सा है कि देखो, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जीवित है जब उसके शरीर में प्राण है तभी तो जीवित है ना। यानी उसकी देह से, उसकी बॉडी से प्राण अलग कर दो, मर जाएगा। तो इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कानून की किसी प्रक्रिया के द्वारा ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। कॉम्प्लिकेटेड से शब्द हो गए, सिंपली समझते हैं। यानी कि मान लो किसी व्यक्ति ने क्राइम किया, कोई अपराधी है, उसने अपराध कर दिया। हम उदाहरण ले लेते हैं कोलकाता रेप केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो क्रिमिनल है। पब्लिक तो चाहती है कि उसको पीट पीट के मार डाला जाए, लेकिन कानून हमें, संविधान हमें ऐसा करने का अधिकार बिल्कुल नहीं देता है, कतई नहीं देता है। यानी उसको क्या होगा कि उसने जो अपराध किया है, अपराध, उसे गिरफ्तार किया गया है, जांच पड़ताल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सीबीआई की टीम भी लगी हुई है, उसको, उसके ऊपर प्रकरण चलेगा। यानी अभी आज ही कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई है, प्रकरण चलेगा, उसको भी अवसर मिलेगा अपनी सफाई प्रस्तुत करने का। दोनों पक्षों की जिरह होगी, यानी बहस होगी, दोनों पक्षों की ओर से एविडेंस उनको सुनेंगे न्यायाधीश महोदय, तब जाकर के वह फैसला देंगे कि इस व्यक्ति को क्या सजा दी जाए। अगर वो फांसी की सजा देते हैं तो न्यायालय के द्वारा जब फांसी की सजा दी जाती है तभी जाकर उसे फांसी दे सकते हैं। यानी उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन बिना कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन किए नहीं कर सकते। पब्लिक तो चाहती है कि उनका बढ़िया से तेल निकाल दो। पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे हमारे देश में, अजमल कसाब का नाम आपको याद होगा, एक जीवित टेररिस्ट पकड़ा गया था। तो उसको फांसी की सजा ऐसी ही नहीं दे दी गई थी, कानून के द्वारा दी गई थी। स्पेशल कोर्ट में केस चला, हाई कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट में अपील की, राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी गई। तो कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन
करने के बाद ही किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं। दो आर्टिकल जो हमने 20 नंबर अभी पहले देखा, 21 और ये देखा, ये किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं। बाकी सारे आर्टिकल, मौलिक अधिकार जितने भी हैं वो स्थगित किए जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं। आपातकाल की स्थिति जब होती है तो ये सामान्य रूप से ये मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने की घोषणा कर दी जाती है। इसी में एक और आर्टिकल जोड़ा गया बाद में, आर्टिकल नंबर है 21A, जिसे हम राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार के नाम से जानते हैं। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा व्यक्ति के बुद्धि विवेक को विकसित करती है, या ऐसा कह लो शिक्षा व्यक्ति को ज्ञानवान बनाती है, तर्कशील बनाती है, रीजनिंग माइंड बनाती है। शिक्षा मिलना चाहिए। तो भारत सरकार ने भी प्रयास किया, बोला कि कम से कम हमारे पास संसाधन इतने ज़्यादा तो नहीं है कि हम सबको बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं, लेकिन अब हमारे पास इतने संसाधन हम जुटाएंगे कि अपने देश में एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा जो है वो प्राप्त करना व्यक्ति का अधिकार बना दे, मौलिक अधिकार बना दे। तो संविधान में संशोधन हुआ 86 2002 में। इसमें कहा गया कि 6 to 14 एज ग्रुप, 6 से 14 आयु वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये उनका मौलिक अधिकार है। कोई व्यक्ति गांव में रहता है, कोई स्टूडेंट है गांव में रहता है, उसके आसपास स्कूल नहीं है, तो वो सिंपल अपनी पंचायत को कोई लेटर लिख दे, कलेक्टर को लिख दे, विधायक को लिख दे कि संविधान में मुझे शिक्षा का अधिकार मिला है, मेरे लिए स्कूल नहीं है। तो तुरंत, यानी 45 दिन का पीरियड रहता है कि उसके लिए स्कूल की व्यवस्था की जाएगी। अगर टीचर नहीं है, टीचर की व्यवस्था होगी, किताबें नहीं है, किताबों की व्यवस्था होगी। तो ये शिक्षा का अधिकार एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, देर से सही आई है। तो पास तो हो गया था ये 2002 में, लेकिन इसको क्रियान्वित करने में समय लग गया। 1 अप्रैल 2010 से ये इनेक्ट हुआ, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ। आर्टिकल नंबर है 22, अनुच्छेद क्रमांक 22। इसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक बार कई सिचुएशन होती हैं कि कारण नहीं भी बताते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में बता दें, उस समय नहीं बताया तो बाद में बता दो, ठीक है। अब जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसका अधिकार है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर, जो भी पास वाला मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उसे प्रोड्यूस करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। प्रोड्यूस करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, इससे मतलब ये है कि जज के सामने लेके जाएंगे, जज को बताएंगे कि भाई हमने इसको इसलिए गिरफ्तार किया है, ये इन अपराधों में शामिल है या ऐसा करने की संभावना है। अब जज डिसाइड करेगा कि इसको कस्टडी में रखना है या छोड़ देना है। ये व्यक्ति का अधिकार है। और 24 घंटे से मतलब है कि ट्रैवलिंग टाइम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, और फिर इस देखे और सुने की वजह से प्रश्न आया होगा, क्या देखा सुना होगा? आपने देखा होगा कि पुलिस कई सारे लोगों को 1-1 महीने तक गिरफ्तार करके रखती है, 15-15 दिन रखती है, 3-3 दिन बिठाए रखती है। हाँ, पुलिस करती है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां तो नॉर्मल सी बात रही है। चंबल, भिंड, क्या होता है कि पुलिस, जैसे किसी ने क्राइम किया, क्राइम करके वो तो भाग गया, फरार हो गया। अब उसको फरार हो गया है, उसका सुराग लगाना है, पता करना है कहाँ है, उसको गिरफ्तार करवाना है, सरेंडर करवाना है। तो उसके रिश्तेदारों को, उसके जो मित्र हैं, बहुत क्लोज हैं, उनको पकड़ उठा लाती है घर से और थाने में बिठा देती है, दबाव बनाती है। तुम सूचना भेजो, तुम अगर नहीं आ रहे हो तो तुमको हम छोड़ने वाले नहीं है। तो उनको एक प्रकार से रखते अपने कस्टडी में है, बट उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। ये सिर्फ दबाव बनाने वाली टैक्टिस है। पुलिस को अपने कुछ कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करना होता है, कुछ कानून से बाहर जाकर के भी तरीकों का इस्तेमाल करना होता है ना? तो ये कर सकते। अब ये जो कानून है आर्टिकल 22 जो कहता है ना कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो 24 घंटे के अंदर लेके, ये सब पर लागू नहीं होता है भाई।
यहाँ कुछ हमारे देश में ऐसे कानून भी हैं जिस पर आर्टिकल 22 बिल्कुल लागू नहीं होगा, एक्सेप्शनल। कुछ कानूनों के नाम जो है नीचे लिखे हैं शॉर्ट में। पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज, टाडा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, यूएपीए, अभी यूएपीए कानून चल रहा है, एनएसए चल रहा है, मीसा समाप्त हो गया, टाडा समाप्त हो गया, पोटा समाप्त हो गया। तो इनके अंतर्गत ये विशेष कानून बनाए गए थे विशेष प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए, परिस्थिति बस। तो यहाँ पर ये 24 घंटे की सीमा लागू नहीं होती, उनके प्रावधान इन्हीं कानूनों के अंतर्गत लिखे हैं। जैसे एनएसए के तहत अगर कोई गिरफ्तार होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, तो एक कमेटी बनती है, वो विचार करती है, 15 दिन से ज्यादा रखते हो तो ना, वो उसका एक पार्ट है। तो हम यहाँ दूसरे मौलिक अधिकार को कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी से हम तीसरे वाले मौलिक अधिकार को भी खत्म कर लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए दो आर्टिकल हैं, 23 एंड 24। आर्टिकल 23 ये कहता है कि मानव तस्करी हो, बलात् श्रम, इस पर प्रतिबंध लगाता है। मानव तस्करी का मतलब है ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसे पहले गुलाम बना लेते थे, दास बना लेते, या वैश्यावृत्ति करवाना, या भिक्षावृत्ति करवाना, फोर्स्ड लेबर, बलपूर्वक कार्य करवाना, बेगारी करवाना। बेगारी का मतलब होता है बिना पैसे दिए उससे काम करवाना। तो ये सब उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है ना। अब ऐसा होता है तो क्या होगा, सीधे सीधे वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, अपील कर सकता है। आर्टिकल 32 में हम समझेंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि यदि सरकार ने किसी कार्य को, सेवा को अनिवार्य घोषित कर दिया है तो वो करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, जिनके एम्प्लॉय समय समय पर स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। हड़ताल करना विरोध प्रदर्शन का, अपनी मांगे मनवाने का तरीका है। अब हड़ताल कर दी है तो कई सारी सेवाएं प्रभावित हो जाती हैं। तब क्या करती है सरकार, आदेश लागू कर देती है। जैसे कानून है जिसे बोलते हैं एस्मा, एस्मा लगा दिया। एस्मा है एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, कि जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। अब फिर भी स्ट्राइक पर जा रहे हो तो क्या होगा, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है, आपकी नौकरी से आपको हटाया जा सकता है। तो वहां आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मैं तो काम नहीं करना चाहता हूं, फिर भी मुझे काम कराने दे रहे हो, है ना। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान रखने के होते हैं, जिन्हें ध्यान रखना है। अब बचे आर्टिकल नंबर 25, यानी 3 मौलिक अधिकार हो गए। धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है, उसके बाद शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है, और लास्ट में बचता है कौन सा, संवैधानिक उपचारों का। 3 मेजर जो है मौलिक अधिकार बचते हैं। तो क्यों ना उनको हम कल की क्लास के लिए पोस्टपोन कर लें। तब तक आप इतना पढ़ो, दोबारा से इस वीडियो को देखो, सुनो। जहां आपको लगे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझसे पूछो, मैं फिर आपको उनको एक्सप्लेन करूंगा। रोक देते हैं और कल इसके आगे बढ़ेंगे। जियोग्राफी का लेक्चर है, वो भी अभी कंटिन्यू करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब करते रहो, करवाते रहो, वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है बिना किसी एक पैसे के, अपने रिसोर्सेज के आधार पर। तो रिसोर्सेज कैसे आएंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच बढ़ पाओगे तभी तो जुटेंगे। सो गुड डे।